नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब मित्र में। आज हम यूपी पीसीएस के मेंस में जीएस 1 पेपर में हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आखिर आंसर राइटिंग कैसी होती है। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये इसका टैग क्वेश्चंस है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए और भूमिका के लिए सर्वप्रथम ये तय करना होगा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में विद्वानों के क्या विचार थे। फिर उसके बाद हमको इस बारे में चर्चा करनी होगी कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और इन्हीं आधारों पर, विचारों और कारणों के आधार पर हमको ये मूल्यांकन निकालना होगा कि 1857 का जो विद्रोह है ये ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो इसको हम कैसे पुष्ट करें। फिर उसके बाद हमको अपना निष्कर्ष देना होगा। यही प्रश्नों के साथ हम अपने प्रश्न उत्तर की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के संबंध में विद्वानों के क्या विचार थे। देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में जो विचार थे वो एकमत नहीं है। देखिए, एकमत नहीं है। कुछ लोग इसे किसान विद्रोह कहते हैं, कुछ सैन्य विद्रोह कहते हैं, कुछ बीडी सावरकर ने तो इसको क्या कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अपनी एक किताब थी उनकी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है वीडी सावरकर ने। वहीं 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी अपने अपने मत दिए हैं। वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष कहा है को फिर स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई भी बोला है। तो इन सब बातों से एक बात तो पुष्ट होती है कि विद्वानों के विचार तो कम से कम इस 1857 के विद्रोह की लेकर के एक मत नहीं है। अब आके चर्चा करते हैं कि विद्रोह के कारण क्या थे, ये हमें बताना होगा। तो विद्रोह के कारण कई सारे थे, जैसे अंग्रेजों की विस्तारवादी और शोषक और टैक्स लगाने की जो पॉलिसी थी वो सब विद्रोह के कारण थे। इसके अलावा जो सामाजिक प्रथाओं में वो हस्तक्षेप कर रहे थे, जैसा कि आपको पता होगा कि विधवा विवाह और जो सती परंपरा चली आ रही थी, सती प्रथा वगैरह, इन सब में वो हस्तक्षेप कर रहे थे। तो यहाँ का जो समाज था वो अंदर ही अंदर आक्रोशित हो रहा था कि उसकी जो सामाजिक परंपराएं हैं उससे ये अंग्रेज़ लोग क्यों छेड़खानी कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसान वगैरह जो थे और अन्य जो श्रमिक वगैरह थे वो सब क्या थे, चिंतित थे अंग्रेज़ों की शोषक और कराधान नीति को लेकर के। तो वहीं जो राजा वर्ग या शासक वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, वो उनकी विस्तारवादी नीति से चिंतित था। इसके अलावा विद्रोह के कारणों में अन्य प्रशासनिक अत्याचारों का सम्मिलित प्रभाव भी था। डलहौजी की विलय नीति भी थी, वेड़ेजली की सहायक संधि थी। तो कहीं ना कहीं इसने जो भारतीय जो शासक थे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति क्या कर दी थी, घृणा और एक भय पैदा कर दिया था। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा इन कारणों ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। जैसा कि हमने अभी चर्चा करी थी, किन किन को प्रभावित किया था, शासकों को, सिपाहियों को, जमींदारों को, किसानों को, कारीगरों को, व्यापारियों को, धार्मिक नेताओं को। तो लगभग भारत का जो ज़्यादातर जो वर्ग था वो अंग्रेज़ों से कुंठित था, और क्योंकि वो उससे प्रभावित हुआ था, उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ था। अब इसका तत्कालिक कारणों की बात करें तो हुआ क्या था कि सेना में एनफील्ड राइफल का आरंभ हुआ था, जो उसका तत्कालीन कारण बना था, जो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था उनका कारतूस। और जो हिंदू मुस्लिम थे वो दोनों में, ये आपने देखा होगा कि हिंदुओं में गाय और मुस्लिमों में सूअर का जो मांस है वो बिल्कुल वर्जित है। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो थे वो प्रभावित हुए इससे, और उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची।
तो ये एक कारण बना था तत्कालिक विद्रोह का। इसके अलावा सर्वप्रथम 10 मई 1857 को सिपाहियों ने क्या किया फिर कि दिल्ली को कूच किया और बहादुर शाह द्वितीय को अपना बादशाह घोषित कर दिया। उसके बाद विद्रोह फैला। अवध, बंगाल, रुहेलखंड, दोआब और रुहेलखंड का दोआब, बुंदेलखंड, बिहार, पूर्वी पंजाब, इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से ये विद्रोह फैला था। विद्रोह का अगर मूल्यांकन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन भी हुआ था और बंगाल और बिहार में चुनार आंदोलन हुआ था। तो आप इन आधारों पर कह सकते हैं कि ये कोई पहला तो नहीं था, इससे पहले भी क्या हुआ था, विद्रोह हुए थे। तो आप अपनी बात को यहाँ पर पुष्ट कर सकते हैं अपने मूल्यांकन में कि 1857 का जो विद्रोह था पहला नहीं था, उससे पहले भी 18वीं सदी में सन्यासी आंदोलन और चुनार आंदोलन में कई सारे विद्रोह हुए हैं, तो ये कोई पहला नहीं था। तो ये आपका एक बात तो यही पुष्ट हो जाती है। इसका दूसरी बात यह है कि आप इसमें एक पॉइंट और दे सकते हैं कि ये स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था, प्रादेशिक था और इसका प्रसार सीमित था। खाली ये उत्तर भारत तक ही सीमित था। दक्षिण भारत में तो इसका कुछ भी निशान नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दूसरे पॉइंट को भी देख सकते हैं और आप इसके अलावा ये अपने अपने पॉइंट्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा विद्रोह के जो नेता थे वो क्षेत्रीय भावना और व्यक्तिगत हितों से क्या थे, निर्देशित थे। लक्ष्मीबाई ने ये नहीं कहा कभी कि मैं राष्ट्र नहीं जाने दूंगी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं झांसी नहीं जाने दूंगी। काश उन्होंने ये कहा होता कि मैं भारत को नहीं जाने दूंगी। तो कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीय भावना नहीं थी, इस बात से उनकी क्षेत्रीय भावना उनके हितों से जुड़ी हुई थी। तो इसको एक राष्ट्रीय रूप देना गलत होगा, ऐसा इतिहासकार बोल देते हैं। फिर इसके अलावा इस विद्रोह से जुड़े हुए और भी लोग थे। लक्ष्मीबाई के अलावा नाना साहब थे जो पेंशन के लिए थे। बेगम हजरत महल खुद ही उससे हतोत्साहित थी अवध के कब्जा हो जाने से और सबसे, और कुंवर सिंह, ये सब पेंशन की वजह से थे। तो इनके अपने हित जुड़े हुए थे। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई राष्ट्रवादी भावना के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपने क्षेत्रीय भावना के लिए और व्यक्तिगत हितों के लिए विद्रोह कर रहे थे। इसके अलावा विद्रोह में उचित समन्वय और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव भी था, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि ये जो विद्रोह हुआ था कोई निश्चित तारीख नहीं थी इनकी, कोई निश्चित समय नहीं था। कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, जिसके हाथ में तलवार आ रही है वही चल दे रहा है अपना युद्ध करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई समन्वय नहीं था आपस में किसी का। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कोई राष्ट्रीय भावना के लिए ये नहीं हुआ। जैसा कि आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था तो सब कुछ चल रहा था, एक केंद्रीय नेतृत्व चल रहा था महात्मा गांधी का। हालांकि वो खुद नहीं लड़े थे लेकिन उनका नेतृत्व चल रहा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भावना और एक राष्ट्रीय भावना दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो इस विद्रोह में इसके अंश नहीं दिखाई देते राष्ट्रीय भावना के। फिर दूसरी बात, विद्रोह के विरुद्ध जमींदार, अवध के तालुकादार, साहूकार, व्यापारी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय जो थे वो शामिल नहीं थे। इसके अलावा सिख और जो गोरखा सैनिकों ने भी विद्रोह का दमन कर दिया, जिसने भारतीय सैनिकों के बीच एकता का अभाव प्रदर्शित किया। अगर सभी लोग एकता होती तो सिख, गोरखा वगैरह तो सब भारतीय थे, फिर इन्होंने अपने ही लोगों का दमन क्यों किया? तो कहीं ना कहीं इनमें एकता का अभाव भी दिखाई देता है। तो इसके निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि आर.सी. मजूमदार जो थे उन्होंने इसलिए कहा था कि ना तो ये प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि ये व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे। ये ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का एक सहज विद्रोह था। इस तरीके से इसको एक साधारण रूप दिया था आर.सी. मजूमदार ने। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया है जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ। विद्रोह की सीमाओं और कमजोरियों के बाद भी उनके प्रयास राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, एक फ्रेम दे सकते हैं और अपनी बातों को
इस तरीके से पुष्ट कर सकते हैं, तर्कों के आधार पर और इतिहासकार जिन्होंने ये कुछ बोला है इसके बारे में, उनके आधार पर। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ मिल सकता है तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है या कुछ सुधार की आवश्यकता अगर आपको लगती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, और जहां तक हो सकेगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें सुधार करने की प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा। और जहां तक हो सकेगा अगर इसके जो वीडियो हैं इनकी PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल को जा कर के उसे ज्वाइन कर लें, और आने वाले समय में आपको ऐसे वीडियो के PDF वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और भी वहाँ PDF पड़े हुए हैं, आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके GK से और आपकी आवश्यकता के अनुरूप हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर।